नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राहुल बंसल बुकिनार फॉर होलिस्टिक हेल्थ में आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस पुस्तक के ऊपर हम चर्चा करेंगे वह एक बहुत ही अनोखी पुस्तक है। बहुत इसमें ऐसा ज्ञान इन्होंने भरा है डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने कि यदि हम इस पुस्तक को पढ़ लें या इसके बारे में थोड़ा जान लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जो मॉडर्न डिजीजेज जिन्हें हम कहते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर्स हैं आदि। और यही नहीं, जो इन्फेक्शियस डिजीज जिन्हें हम कहते हैं, संचारी रोग, इन्फ्लुएंजा आदि, इनसे भी बचाव हो सकता है। डॉक्टर माइकल ग्रेगर एक बहुत विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, एमडी हैं, अमेरिका के एक लीडिंग मेडिकल कॉलेज से। और इन्होंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, कॉन्फ्रेंसेस में लेक्चर्स दिए हैं। और ये इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि इन्होंने एक फ्री वेबसाइट लॉन्च करी है जिसमें इन्होंने 1000 से ज्यादा वीडियोस डाले हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर आर्टिकल्स डाले हैं, और हर रोज ये उसमें न्यूट्रिशन भोजन से आधारित जानकारी डालते रहते हैं। इनका लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। ऐसा कैसे हुआ, आइए इनकी जुबानी जानते हैं। डॉक्टर माइकल ग्रेगर एमडी ये अपनी पुस्तक के प्रीफेस में लिखते हैं, हाउ नॉट टू डाई पुस्तक का नाम है। डिस्कवर द फूड साइंटिफिकली प्रूवन टू प्रिवेंट एंड रिवर्स डिजीजेस, ये प्रीफेस का इन्होंने टाइटल दिया है। ये लिखते हैं कि जब इनकी दादी बीमार हुई हृदय रोग से, ये बच्चे थे, तो इनकी दादी जो 65 साल की थी, उनके बहुत सारे उस समय के हिसाब से ऑपरेशंस हुए, प्रोसीजर्स हुए, जो भी हुए, मगर उनका दर्द, जो एंजाइना का पेन होता है, जो खून की कमी से जो दर्द होता है सीने में, जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसको एंजाइना कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होता था उनको। तो सबने मान लिया कि अब इनका यही भाग्य है। उस समय एक डॉक्टर थे जो डाइट के द्वारा हृदय रोग को ठीक करते थे। उनका नाम था नेथन प्रिटिकिन। नेथन प्रिटिकिन। इनकी दादी ने उनका नाम सुना तो ये काफी दूर जगह थी, मगर वहां गई। और डॉक्टर माइकल ग्रेगर लिखते हैं, वो व्हील चेयर पर अंदर गई और चल के बाहर आई, और उसके बाद वो 30 साल जीवित रही। और इनकी दादी का जिक्र नेथन प्रिटिकिन की बायोग्राफी में है, जिसका टाइटल है प्रिटिकिन द मैन हु हील्ड अमेरिकाज हार्ट। प्रिटिकिन द मैन हु हील्ड अमेरिकाज हार्ट। उस जर्नल में, उस बुक में इनकी दादी का भी जिक्र है। तो इससे इनको प्रेरणा मिली। जब तक ये डॉक्टर बने, डीन ऑर्निश जैसे महारथी, ये लिखते हैं, इस क्षेत्र में आ चुके थे। और उन्होंने नेथन प्रिटिकिन की उस बात को कि डाइट के द्वारा हार्ट डिजीज ठीक किया जा सकती है, हृदय रोग ठीक किया जा सकता है, उसको साइंटिफिकली प्रूव किया हाईटेक रिसर्च के द्वारा।
और दुनिया के प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल्स में वो छपा। फिर ये एक प्रश्न करते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिस क्यों नहीं बदली इसके बाद भी? क्यों डॉक्टर्स अभी भी सिम्टम्स को ड्रग से और प्रोसीजर से ठीक करना चाहते हैं, ना कि मूलभूत कारण को? इसका जवाब आगे देंगे ये इस पुस्तक में। फिर इन्हें पढ़ते पढ़ते इन्हें कुछ बातें समझ में आई मेडिकल कॉलेज में पढ़ते, और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करने पर ये लिखते हैं कि मेडिकल में बहुत सारी और शक्तियां काम करती हैं। फी फॉर सर्विस मॉडल, जो यूएसए का मॉडल इन्होंने बताया है कि जो आप मरीज दिखाएगा, जो आप काम करोगे उसकी फीस मिलेगी। फी फॉर सर्विस मॉडल में ये कहते हैं डॉक्टर्स को जो पैसा मिलता है वो मिलता है दवाई लिखने के लिए या कोई प्रोसीजर करने के लिए, कोई सर्जरी आदि करने के लिए। यदि कोई डॉक्टर पेशेंट की काउंसलिंग करके उसकी डाइट बदल देता है या देती है तो उसको पैसा नहीं मिलता, इंसेंटिव नहीं मिलता। और ये कहते हैं कि यदि डॉक्टर को वाकई में उसकी परफॉर्मेंस पर इंसेंटिव दी जाए, यानी कि क्या नतीजा निकला मरीज का, तो शायद मेडिकल प्रैक्टिस में और मेडिकल एजुकेशन में बदलाव आए। जब तक उसको उस चीज का इंसेंटिव नहीं मिलता, पेशेंट की लाइफ को बदलने का, लाइफस्टाइल को बदलने का, रूट कॉज को ठीक करने का, तब तक वो कहते हैं मेडिकल एजुकेशन में या प्रैक्टिस में बदलाव की संभावना कम है। आगे लिखते हैं, इन्होंने पाया कि केवल 1/4 मेडिकल स्कूल्स, बोलते हैं वहां, तो मेडिकल कॉलेज हम बोलते हैं, वहां स्कूल्स बोलते हैं, मेडिकल स्कूल्स में ही न्यूट्रिशन की थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, न्यूट्रिशन की एजुकेशन होती है। जब इन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन दिया तो इनका 19 मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ, मगर इन्होंने टफ्ट्स इसलिए चुना क्योंकि वहां सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की पढ़ाई होती थी। हाँ, हालांकि वहां भी कुल 24 घंटे का उसका वो था, उसको दिए गए थे, जो कि करिकुलम का केवल 1% था। और वहां भी इन्होंने पाया, और जगह भी, कि कहीं पे भी किसी भी मेडिकल स्कूल में यह नहीं बताया जाता था उस समय। आज का स्थिति भी कमोबेश वही होगी, क्योंकि ये पुस्तक बहुत पुरानी नहीं है, ये भी रिसेंट की पुस्तक है। तो जब ये पढ़ते होंगे उस समय की बात अगर हम करें, तो कहते हैं किसी ने भी कहीं भी यह नहीं पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाता था किसी मेडिकल स्कूल में कि न्यूट्रिशन के द्वारा, भोजन के द्वारा बीमारी ठीक भी हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है, यानी रुक सकती है और वापस नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है। ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता। क्रॉनिक डिजीज हम कहते हैं तो मुख्यतः डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक आदि, और कुछ कैंसर्स, इसमें इन्होंने जो है बात करी। फिर इन्होंने एक बात लिखते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि ट्रेनिंग के दौरान नंबर 1 कॉज जो है हार्ट डिजीज का, वो अगर इंफॉर्मेशन के उसमें दौर में और जानकारियों में, अलग अलग चीजों में खो सकता है। नंबर 1 कॉज यानी कि हार्ट डिजीज का जो प्रिवेंशन है, जो डीन ऑर्निश ने प्रूव किया, नाथन पेटिकिन ने प्रूव किया, यदि वह दबाया जा सकता है अलग अलग जानकारियों में, तो और क्या क्या ऐसा है मेडिकल लिटरेचर में जो कि छुप जाता है, दब जाता है। तो इन्होंने फिर अपनी लाइफ का ये एम बनाया कि मैं जो हूं इस काम को करूंगा, वो सारी जानकारियां ढूंढूंगा जो महत्वपूर्ण है और जो किसी न किसी कारण से छुप जाती, दब जाती। इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में जब डॉक्टर बन गए, ये क्वालिफाइड हो गए, तो इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस का टूर करना शुरू किया
अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जाते थे, बहुत सारे कॉलेजेस में गए। ये लिखते हैं एक समय ऐसा था कि एक महीने में 40 इन्होंने अलग अलग जगह मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर्स दिए। फिर इन्होंने एक बात इन्हें समझ में आई अनुभव से कि जिस प्रकार मेडिसिन को पैसा ये लिखते, जैसे मेडिसिन को पैसा करप्ट कर देता है, दूषित कर देता है, इसी प्रकार न्यूट्रिशन की रिसर्च में भी पैसे की वजह से और बहुत सारे इंटरेस्ट की वजह से वो शुद्धता नहीं रहती। बहुत सारी चीजें वो उसके हिसाब से जो जानकारी हमें लेनी है, जो हमें प्रूव करना है, उसके हिसाब से डेटा चूज कर लिया तो उसको चेरी पिकिंग कहते हैं। और उस हिसाब से वो चीज जो डॉगमा है, जो दिमाग में है, वो सिद्ध कर दिया जाता है। फिर ये बताते हैं कि कैसे कैनेडियन फिलैंथ्रोपिस्ट, एक समाज सेवी ने इनको पैसा दिया और उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट एक वेबसाइट खोला, nutritionfacts.org नाम से है ये, जिसमें 1000 से ज्यादा जो है वीडियोस हैं और कम से कम हर न्यूट्रिशन टॉपिक पर जो है इसमें आर्टिकल्स और वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर्स को ट्रेन करने के बजाय क्यों ना सीधे पब्लिक को ट्रेन करूं, क्योंकि इन्होंने लगा कि मैं सीधे जनता पे जाऊं, जनता को बताऊं, उनको एम्पावर करूं। क्योंकि इन्होंने देखा कि सब जानकारी होते हुए भी, जैसे एक सर्वे में पाया गया कि केवल 5 स्मोकर्स में से एक को, यानी 1/5 स्मोकर्स को ही डॉक्टर ने स्मोकिंग छोड़ने की सलाह दी, जो कि बहुत, स्मोकिंग तो एक आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण एक प्रिवेंटिव उसका पार्ट है, बड़े से बड़ा कारण है बीमारियों का। तो इन्होंने फिर इसलिए ये अपनी खुद की वेबसाइट चलाई। फिर इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये उसमें बहुत अच्छा लिखते हैं। इंट्रोडक्शन का टाइटल इन्होंने दिया, प्रिवेंटिंग, अरेस्टिंग एंड रिवर्सिंग अवर लीडिंग किलर्स। शुरू में ही कहते हैं कि यूएस की ज्यादा से ज्यादा डेथ्स प्रिवेंटेबल है और वो रिलेटेड हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की ज्यादातर प्रिवेंटेबल हैं और वो रिलेटेड हैं इससे कि वो क्या खाते हैं। और यहां तक लिखते हैं ये कि हमारा जो डाइट है, हमारा जो आहार है, वो नंबर 1 कॉज है प्रीमेच्योर डेथ का और डिसेबिलिटी का, यानी मृत्यु का और किसी भी तरह की अस्वस्थता का, डिसेबिलिटी का नंबर 1 कॉज है। तो फिर इन्होंने सोचा, ये खुद ही प्रश्न करते हैं, तो इसका मतलब जब ये नंबर 1 कॉज है तो ये पढ़ाया भी जो है सबसे ऊपर जाता होगा मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल स्कूल्स में। मगर ये फिर एक बार लिखते हैं कि ऐसा नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस में न्यूट्रिशन की जो ट्रेनिंग है इनके हिसाब से बहुत इनएडिक्वेट है, बहुत इनसफिशिएंट है। इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर्स की जो न्यूट्रिशनल नॉलेज है, अपने परिप्रेक्ष्य में कहते हैं वो बहुत हल्की है, बहुत सतही है। यहां पर ये विश्व प्रसिद्ध जो आविष्कारक हैं थॉमस एडिसन, उनका एक कोटेशन देते हैं। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं। 1903 में थॉमस एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब और पता नहीं कितने पेटेंट्स हैं उनके नाम, वो कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फ्यूचर विल गिव नो मेडिसिन बट विल इंस्ट्रक्ट हिज पेशेंट इन द केयर ऑफ ह्यूमन फ्रेम इन डाइट एंड इन कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अर्थात थॉमस एडिसन ने ऐसी कल्पना की थी या ऐसी आशा की थी 1903 में कि जो भविष्य के डॉक्टर होंगे
वो दवाइयां नहीं लिखेंगे ज्यादा, वो मनुष्य को बीमारी का जो मूलभूत कारण है उसको और उसके प्रिवेंशन में उसको हेल्प करेंगे, और उस डाइट का उसमें एक वो प्रमुख वो लेंगे, प्रमुख सहयोग लेंगे। वैसे मैं यहां बता दूं, इस पुस्तक से नहीं, बट जो हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के जो ओरिजिनल फादर ऑफ मेडिसिन जिनको कहते हैं हिप्पोक्रेट्स, उनका कहना था लेट फूड बी दाई मेडिसिन, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। और आयुर्वेद में भी ये बात आई है हजारों वर्षों पहले, आहार ही औषधि है, आहार ही औषधि है। तो ये बात रही है, ऐसे नहीं है। इसको ये इस पुस्तक में एक नए ढंग से, एक नए खोज के साथ सिद्ध करते हैं। आगे लिखते हैं, थॉमस एडिसन का वो कोटेशन देने के बाद, सच्चाई यह है कि 1000 पेशेंट्स का स्टडी सर्वे हुआ और प्राइमरी केयर डॉक्टर्स ने, प्राइमरी केयर फिजिशियन मतलब सबसे पहले जिनके पास जाते हैं लोग, उन्होंने 10 सेकंड दिए न्यूट्रिशन के लिए, केवल 10 सेकंड एवरेज। दूसरी ओर कहते हैं कि पूरी दुनिया में दवाइयों के ऊपर लगभग 500 ट्रिलियन पाउंड्स खर्च हो रहे हैं, जिनमें से 1/3 का जो मार्केट है वो यूएसए ही है। ये कहते हैं कि ऐसा क्यों है? क्या ऐसा तो नहीं कि लोगों को ये भ्रांति हो गई हो कि भाई बीमार होना तो जीन्स में है, हमारी जेनेटिक उसका पार्ट है, तो 50 के बाद ब्लड प्रेशर हो जाना, 60 के बाद कैंसर हो जाना, या 60 के बाद डायबिटीज हो जाना, ये तो एक तरह से उसका पार्ट है हमारी हेरिडिटी का, ज्यादातर का। इसके लिए ये बड़ा अच्छा तर्क देते हैं कि यदि ऐसा है तो बीमारियों के रेट में 100 फोल्ड का डिफरेंस कैसे है? यानी कोई बीमारी एक जगह 1 गुना है तो दूसरी जगह 100 गुना है। और यही नहीं, जिस बीमारी की दर किसी देश में बहुत कम है, जब वो व्यक्ति उस देश में चले जाते हैं जहां उसकी दर बहुत अधिक है, तो कुछ समय बाद ये लोगों में जो वहां गए, माइग्रेट हुए, उसी दर से वो बीमारी होने लगती है जो कि उस देश की है। यानी कि उदाहरण के लिए जापानीज में हार्ट डिजीज कम मानी जाती थी, अभी भी थोड़ी अब कंपैरेटिवली कम ही है, और यूएस में बहुत ज्यादा रही है। तो जापानीज अगर यूएस चले जाते हैं तो कुछ समय बाद उस जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में उसी दर से हार्ट डिजीज होने लगती है जिस दर से यूएसए में होती है। तो जीन्स अगर होती तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये इन्होंने और भी आगे भी बताएंगे। और ये कहते हैं कि हमने मॉडर्न मेडिसिन ने चाहे लाइफ को प्रोलॉन्ग कर दिया हो बेशक, मगर वो कहते हैं वी आर लिविंग फ्यूअर हेल्दी ईयर्स देन बिफोर। यानी कि हम जीवित भले ही रहते हों, अमेरिकन्स के लिए मुख्यतः बात कह रहे हैं ये, हालांकि कमोबेशी और जगह भी लागू हो सकती है, बट ये अमेरिकन्स के लिए कह रहे हैं कि चाहे हम ज्यादा रह रहे हों बट हम ज्यादा बीमार भी रह रहे हैं, हेल्दी ईयर्स हमने कम हुए हैं हमारे, यानी कि जीवित रह रहे हैं तो बीमार रूप से जीवित रह रहे हैं। आगे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, द पेंडेमिक ऑफ क्रॉनिक डिजीज। इन्होंने वर्ड यूज किया पेंडेमिक। पेंडेमिक जब कहते हैं जब कोई बीमारी बहुत ज्यादा रूप से पूरे विश्व में फैल जाती है। हालांकि ये पेंडेमिक वो वाले पेंडेमिक से अलग है जो आजकल है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज का पेंडेमिक है। ये कह रहे हैं डायबिटीज बहुत जो बढ़ गया है दुनिया भर में, उसको कह रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ गया है, कैंसर्स बढ़ गए हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो वो एक स्लो ग्रोइंग पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर ग्रेगर, माइकल ग्रेगर की नियर यूनिवर्सल शिफ्ट टू डाइट डोमिनेटेड बाय एनिमल सोर्स फूड।
जो लगभग नियर यूनिवर्सल शिफ्ट यूएसए में खासकर कह रहे हैं, जो सबके जो मीट एनिमल सोर्सेज का फूड और प्रोसेस्ड फूड जो पूरी तरह से जो हावी हो गया, ये कहते हैं उन बीमारियों के पेंडेमिक के पीछे मुख्य यही कारण है। चाइना का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। चाइना जो ट्रेडिशनली खासकर जो बात करें 1980 के पहले की या 70 के पहले की, कहते हैं कि चाइना में ये बीमारियां डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और ये आपका कैंसर आदि बहुत कम होते थे। मगर क्योंकि उन्होंने भी अपनी डाइट को छोड़कर वेस्टर्न डाइट को अपना लिया, तो वहां ये बीमारियां तेजी से बढ़ गई हैं। एक बड़ा अच्छा इन्होंने एक स्टडी दी है। इन्होंने प्रश्न किया है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो बीमारियां बढ़ी हैं, जैसे चाइना का एग्जांपल दिया या यूएसए में बढ़ी, तो ये मुख्यतः आहार के उससे बढ़ी हैं। हो सकता है और भी कारण रहे हो, एक्सरसाइज कम करने लगे, स्ट्रेस बढ़ गया, वो भी तो हो सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक स्टडी कोट की है। ये कहते हैं ऐसे वेजिटेरियंस जो वेजिटेरियन थे मगर कन्वर्ट हो गए नॉनवेज में और कम से कम एक बार हफ्ते में नॉनवेज खाने लगे, इसको कहते हैं लैप्स्ड वेजिटेरियंस। उनमें इन्होंने देखा, स्टडी कोट की रही है, कि हार्ट रेट की परसेंटेज फॉलोअप जब किया, इनका फॉलोअप करने पर इनके हार्ट रेट की डिजीज बढ़ गई 146%, स्ट्रोक यानी फालिज का खतरा बढ़ गया 152%, डायबिटीज का खतरा बढ़ गया 166% और वेट गेन का खतरा बढ़ गया 230%। उनमें जो पहले वेजिटेरियंस थे और फिर वो चेंज होके नॉन वेजिटेरियन बन गए, कम से कम वीक में एक बार मीट खाने लगे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक पैराग्राफ देते हैं इंडिया के बारे में, माइकल ग्रेगर कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि इंडिया में मीट खाने की दर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, मगर ये सारी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। बहुत हाई रेट्स हो गए डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के और हार्ट डिजीज के और कैंसर के। तो ये कहते हैं ऐसा कैसे? तो ये लिखते हैं इसका मुख्य कारण है इंडियंस ने अपना पारंपरिक भोजन, ट्रेडिशनल फूड, जिसमें दालें, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह थे, उनको छोड़ के उन्होंने प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू कर दिया, वेस्टर्न डाइट को अपनाना शुरू कर दिया, दूसरे शब्दों में अगर कहें। ये इन्होंने कमेंट दिया है। आगे कहते हैं कि केवल 4 हैबिट्स अगर हम कंट्रोल कर लें, स्मोकिंग छोड़ दें, फ्रूट्स वेजिटेबल बढ़ा दें, मीट कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें, आधे घंटे एक्सरसाइज शुरू करना कर दें और ओबेसिटी, मोटापे को ना आने दें, तो कहते हैं लगभग 80% क्रॉनिक डिजीजेस, ये सारी डिजीजेस जो मैंने नाम लिए, ये प्रिवेंट हो सकती है। एक स्टडी बताते हैं ये, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये जो आप स्टडी कर रहे हो या जो स्टडीज कोट हो रहे हैं इनमें तो हिस्ट्री से पूछा आपने, हिस्ट्री से लोगों से पूछा कितना खाते हो फल, कितना, ये लोग झूठ भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने एक ऐसी स्टडी का जिक्र किया जिसमें ब्लड में विटामिन सी का लेवल देखा गया। विटामिन सी जो है वो मुख्यतः फ्रेश फ्रूट्स में पाया जाता है। तो विटामिन सी जिनमें अधिक था, मैक्सिमम था, उनकी एजिंग ऐसा समझो जैसे वो 14 साल कम हो गए, यानी वो 14 साल यंगर उनका शरीर का वो थी, अंदर की कहना चाहिए एजिंग ऑफ द सेल्स या टिश्यूज, वो 14 ईयर्स कम थे जिन लोगों में ब्लड में विटामिन सी ज्यादा था, यानी कि इनडायरेक्टली जो फ्रूट्स ज्यादा ले रहे थे। आगे जिक्र करते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं ये, टीलोमेयर एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज हो रही है आजकल। टीलोमेयर, आपको मालूम होगा कि डीएनए जो हमारा होता है सेल्स में, वो
लिपटा हुआ होता है, कॉइल्ड होता है, और वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है। क्रोमोसोम्स जैसे उंगली की तरह समझ लीजिए आप, ऐसे होते हैं क्रोमोसोम्स, धागों की तरह। उन क्रोमोसोम्स के एंड में एक चीज होती है जिसको कहते हैं टीलोमेयर। कुछ ऐसा समझिए जैसे जूते के फीते में जो प्लास्टिक का कैप होता है एंड में, ऐसे ही समझिए टीलोमेयर। और वो टीलोमेयर एजिंग का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए एक मार्कर है। यानी टीलोमेयर की लेंथ जितनी ज्यादा है उतना व्यक्ति स्वस्थ है, उतनी एज उसकी एजिंग कम हुई है, सेल्यूलर एजिंग कम हुई है। जितना टेलोमेयर शॉर्ट है उतना सेल्यूलर एजिंग ज्यादा हुई है। इस पर बहुत काम हुआ है, आजकल बहुत काम हो रहा है। और टीलोमेरेज नाम का एंजाइम जो है, टीलोमरेज नाम का एंजाइम, वो टीलोमेयर को दोबारा से बनाता है, स्थापित करता है। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न वो साइंटिस्ट हैं जिन्हें 2009 में टीलोमेरेज की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न। तो दो बड़ी हस्तियों ने, डीन ऑर्निश जिन्होंने हार्ट डिजीज रिवर्स करके दिखाई थी पहली बार, विश्व को चौंका दिया था, आज भी कर रहे हैं उसी काम को। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और डीन ऑर्निश ने एक अद्भुत स्टडी करी। उन्होंने 3 महीने तक होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। एक्चुअली माइकल ग्रेगर कहते हैं मैं वेज नॉन वेज की बात उतनी नहीं करता जितनी करता हूं होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। यानी तो आपको मैं समझाता हूं कैसे इंपॉर्टेंट है ये शब्द। चिप्स भी वेजिटेरियन है, फूड है। ये इस तरह की नमकीन भी जो है ये भी वेजिटेरियन है। और बहुत सारे समोसे आदि और ये ब्रेड रोल ये भी वेजिटेरियन है। बट ये होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट नहीं है। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट मतलब सेव के रूप में, राइस ब्राउन राइस के रूप में, आटा दलिया या चोकर वाली रोटी के रूप में, सब्जियां जितना हो सके नेचुरल फॉर्म में, सैलेड के फॉर्म में या कम पके हुए फॉर्म में। इसको कहते हैं होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। ये उसी को एम्फेसिस करते हैं, इसी का पूरी किताब में जिक्र है। जो फूड है जैसा प्रकृति में मिलता है उसके जितना निकट हो सके वो, उसके ऊपर रिसर्च है सारी। तो इन्होंने 3 महीने तक वॉलेंटियर्स को होल फूड प्लांट डाइट पर रखा और कुछ और लाइफस्टाइल चेंजेस पर रखा, एक्सरसाइज आदि। उन्होंने पाया कि टीलोमरेज की एक्टिविटी बढ़ गई। टीलोमरेज वो एंजाइम जिसके लिए एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को नोबेल प्राइज मिला। और ये बहुत बड़े जर्नल में छपा ये शोध। फिर भी नहीं रुके, 5 साल उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने पाया जिन्होंने होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट व बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस किए थे उनमें टीलोमेयर की लेंथ बढ़ गई। टीलोमेयर मैंने बताया सेलुलर एजिंग का मार्कर है। और जिन्होंने नहीं किया उनमें टीलोमेयर की लेंथ घट गई। और ये भी इन्होंने आगे माइकल ग्रेगर लिखते हैं कि फर्दर रिसर्च में ये प्रूव हो गया कि जो टीलोमेयर की लेंथ बढ़ी थी वो मुख्यतः भोजन की वजह से बढ़ी थी, होल फूड्स की वजह से बढ़ी थी, बाकी से उतनी नहीं बढ़ी थी। ये लिखते हैं कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट यदि लेने लगे तो अमेरिका की ज्यादातर मृत्यु के कारण में जो मृत्यु के जो कारक हैं, बीमारियां हैं, उनमें रिवर्सल हो सकता है, ये कहते हैं। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे हैं ये कि दवाइयों में हमें हार्ट डिजीज के लिए अलग दवाई चाहिए, डायबिटीज के लिए अलग दवाई चाहिए, फालिज या स्ट्रोक के लिए अलग दवाई चाहिए, कैंसर के लिए अलग दवाई चाहिए उनको ट्रीट करने के लिए।
मगर प्रिवेंट करने के लिए इन सबको एक सी डाइट चाहिए, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। ये बड़े आश्चर्य की बात है, वहां अलग नहीं चाहिए। अब आगे ये कहते हैं कि ज्यादातर डॉक्टर्स के विजिट्स जो जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं जो मरीज, वो लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से जाते हैं। लाइफस्टाइल की कमियों की जो डिजीज होती है उससे जाते हैं। इसका मतलब वो प्रिवेंटेबल है। मगर आगे ये कहते हैं, मगर एज फिजिशियंस, एज डॉक्टर्स, हमें इस बात के लिए ट्रेन किया ही नहीं गया कि हम बीमारियों के रूट कॉज को ट्रीट करें, जो उसका मूलभूत कारण है उसको ट्रीट करें। हमें उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई। ऐसा ये इनका ऑब्जर्वेशन है अपने और अपने साथियों के बारे में। और बल्कि हमें इस बात के लिए ट्रीट किया गया है कि हम उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनके जो उन बीमारियों से जो प्रभाव हो रहे हैं, जो सिम्टम हो रहे हैं, उन्हें लाइफ लॉन्ग ड्रग्स देके ट्रीट करते रहे। और कहते हैं कि हमें रिस्क फैक्टर्स को ट्रीट करने का सिखाया जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल। ये कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट देते हैं, कहते हैं ये ऐसा ही है कि जैसे एक सिंक जो ओवरफ्लो कर रहा है, सिंक है उसमें नल खुला हुआ है, तो वो पानी जो है भर भर के सिंक में से फ्लोर पे आ रहा है, तो बजाय उस टैप को बंद करने के पोछा लगाते जाएं, हम पानी निकलता जा रहा है, पोछा लगाते जाएं। बोले ऐसा ही है। और आगे कहते हैं, और ड्रग कंपनीज जो हैं उन्हें पेपर टॉयलेट देने में कोई आपत्ति नहीं है। पेपर टॉयलेट लेते जाओ, पोछते जाओ, टैप खुला रहा है बेशक। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिमिली इन्होंने दी है। और आगे बोलते हैं, डॉक्टर वॉल्टर विलेट का जिक्र करते हैं, जो कि चेयर हैं न्यूट्रिशन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में। डॉक्टर वॉल्टर विलेट भी ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं कि ज्यादातर जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज हैं, ड्रग बेस्ड ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज हैं, वो अंडरलाइंग कॉज को एड्रेस नहीं करती, अंडरलाइंग बीमारी के जो मूलभूत कारण है उसको एड्रेस नहीं करती, जो कि कम से कम कहते हैं कि ड्रग डेफिशिएंसी तो नहीं है। यानी कि कोई मरीजों में जो बीमारियां हैं वो ड्रग की डेफिशिएंसी नहीं है जिसको हम ड्रग दे के ठीक कर दें। ऐसा डॉक्टर वॉल्टर विलेट को उन्होंने कोट किया। फिर आगे कहते हैं, ट्रीटिंग द कॉज इज नॉट ओनली सेफर एंड चीपर बट इट इज वर्क्स बेटर। कॉज को ट्रीट करना सेफर है, चीपर है और बेटर भी है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स है। तो फिर वो सवाल करते हैं, तो फिर मेरे जो साथी हैं डॉक्टर्स हैं वो इसको क्यों नहीं फॉलो करते। फिर आगे ये कहते हैं, वो एक तरह से ये कहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह से नहीं हुई कि वो उसको ट्रीट करें, और ना ही उसके लिए उन्हें पे किया जाता। यहां ये डीन ऑर्निश का एग्जाम्पल फिर से देते हैं। जब डीन ऑर्निश ने लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा हार्ट डिजीज को रिवर्सल करके दिखा दिया और बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध जर्नल्स में उनका आर्टिकल छपा, उनका नाम हो गया, आज भी बहुत नाम है, तो उन्हें यह उम्मीद थी कि इससे मेन स्ट्रीम मेडिसिन की प्रैक्टिस में अंतर आएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। मतलब जितना वो चाह रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो फिर उनका एक इन्होंने लिखा है कि डीन ऑर्निश को तब रियलाइज हुआ कि मेडिकल जो प्रैक्टिस है वो उसका जो जो उसके मुख्य कारक है वो रिसर्च ना होके ये है कि कौन सी चीज से रिएम्बर्समेंट ज्यादा मिलेगा, यानी कौन सी चीज का रिटर्न हमें डॉक्टर्स को ज्यादा मिलेगा। ये डीन ऑर्निश का इन्होंने विचार इसमें यहां कोट किया। फिर आगे कहते हैं, जो मेजॉरिटी किलर्स हैं, जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि, इनके मुख्य कारण जो हैं वो
नॉन जेनेटिक है। 80 to 90% कारण नॉन जेनेटिक है। जीन्स का रोल ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% ही है। और वो जो नॉन जेनेटिक कारण है, जैसे डाइट वगैरह, डाइट मुख्य है, और भी है, एक्सरसाइज वगैरह है। फिर ये वही बात कहते हैं कि इसका प्रूफ फिर से वही बताते हैं कि विभिन्न बीमारियों में के रेट्स में, हार्ट डिजीज वगैरह में, कैंसर में, वर्ल्ड में 5 से 100 गुना का अंतर है रेट्स में। और फिर एग्जाम्पल देते हैं, कोलोन कैंसर जापान में 1/5 यानी कि 5 गुना कम रहा है 1950s तक यूएसए के मुकाबले। मगर वो फिर जापान का जो रेट है वो उसी के बराबर आ गया। उसका मुख्य कारण बताते हैं ये, उन्होंने 5 गुना मीट ज्यादा खाना शुरू कर दिया। वन ऑफ द कारण। ऐसे और भी इन्होंने उदाहरण दिए हैं। जीन्स की बात फिर आगे करते हैं कि जीन्स का कितना रोल है इसमें। ये कहते हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक स्टडी करी 500 आइडेंटिकल ट्विंस पे। आइडेंटिकल ट्विंस वो ट्विंस होते हैं जो जिनकी जीन्स ऑलमोस्ट 100% एक ही सी है, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। इन्होंने इस स्टडी में पाया कि इवन उन ट्विंस में जिनकी जीन्स सेम है, जब उन्हें अलग अलग डाइट पे रखा गया, अलग अलग लाइफस्टाइल उन्होंने फॉलो करी, तो उनकी जीन्स का असर से ज्यादा असर हुआ उस लाइफस्टाइल का। तो लाइफस्टाइल जीन्स पर भारी है, ये बात इन्होंने इस स्टडी में सिद्ध करी। और आगे कहते हैं अगर आपके दोनों पेरेंट्स की, दोनों ही माता पिता की हृदय रोग से पीड़ित हो या उनकी मृत्यु हुई हो, तब भी आप अपने भोजन को और लाइफस्टाइल को ठीक करके अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। और कहते हैं फैमिली हिस्ट्री डज नॉट हैव टू बिकम योर पर्सनल डेस्टिनी। आपकी फैमिली हिस्ट्री आपकी डेस्टिनी बने ऐसा आवश्यक नहीं है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, यहां पर एक और बड़ा विषय इन्होंने छेड़ा है, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से समझा रहा हूं। एपी मीन्स अपॉन, जीन्स मतलब जीन्स आप जानते हैं, अपॉन जीन्स। बहुत जबरदस्त रिसर्च हो रही है साथियों इस क्षेत्र में कि जीन्स को जो हम डेस्टिनी मानते थे, अब ये सिद्ध होता जा रहा है कि जीन्स तो नहीं चेंज होती, मगर जीन्स के एक्सप्रेशन, कौन सी जीन्स स्विच ऑफ होगी और स्विच ऑन होगी, यह बहुत कुछ निर्भर करता है हमारी लाइफस्टाइल पर, जिसमें से मुख्य है आहार। तो एपिजेनेटिक्स की रिसर्च हमें एक आशा बंधाती है कि जीन्स को सुप्रीम मानने के बजाय लाइफस्टाइल का जो असर है जीन्स पर, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ही डिसाइड करेगा कौन सी जीन फायर होगी, कौन सी नहीं होगी। और जो जीन फायर नहीं होगी वो हुआ करे, पड़ी रहे, हमारे को कोई नुकसान नहीं करेगी। तो ये बात एक मैंने बीच में आपको बताई। एपिजेनेटिक्स का उदाहरण ये देते हैं माइकल ग्रेगर अपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन से। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें क्वीन बी होती है और बाकी जो है वो वर्कर्स होती हैं। क्वीन बी तो 3 वर्ष या अधिक रहती है और जो वो होती हैं वर्कर बीन्स वो केवल 3 हफ्ते, और वो स्टेराइल होती हैं। तो कहते हैं क्या जीन्स में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। केवल ये फर्क है जो हनी बी बनी, अभी मदर बी जो क्वीन बी बनी, जब वो छोटी थी, बिल्कुल पैदा हुई थी, उसको एक स्पेशल टाइप का फूड दिया जाता है, उसको स्पेशल टाइप का एक नेक्टर दिया जाता है, उसकी वजह से वो। तो यहां भी वही एपिजेनेटिक्स की बात है। एक और महत्वपूर्ण स्टडी का जिक्र करते हैं, जीन एक्सप्रेशन मॉड्यूलेशन विद न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। जेमिनल स्टडी है डीन ऑर्निश की और उनके साथियों की, जिन्होंने प्रोस्टेट कैंसर से जो पीड़ित थे पुरुष, उनका उन्होंने जो है बायोप्सी ली और
पहले और 3 महीने बाद, शुरू में और 3 महीने बाद, और उन्हें लाइफस्टाइल चेंजेस में डाल दिया जिसमें होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट भी था और बाकी भी थी, और बिना कीमोथेरेपी या बिना रेडिएशन के उनके 500 जीन्स में परिवर्तन देखा गया। क्या परिवर्तन देखा गया? कैंसर वाली ऑन्कोजीन्स तो नीचे हो गई और कैंसर से बचाव करने वाली जीन्स एक्टिव हो गई, और जो कैंसर पैदा करने वाली थी वो हल्की हो गई, उनमें दबाव, उनमें घटोतरी हो गई, उनके एक्सप्रेशन में। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है। तो इसलिए एक बार फिर ये कहते हैं कि भाई आपने कोई भी जीन्स इनहेरिट करी हो उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, अपने आहार को ठीक रखें, लाइफस्टाइल को ठीक रखें, और कहते हैं पावर इज इट इन योर हैंड्स एंड इन योर प्लेट। आपके हाथ में और आपकी प्लेट में पावर है। ये इन्होंने इस तरह से जो है इंट्रोडक्शन मैंने खत्म किया। इसके बाद इन्होंने यही बात कि कैसे आहार से मुख्यतः इन सभी बीमारियों से बचाव हो सकता है, इसमें इन्होंने 15 बीमारियों का जिक्र किया है। हाउ नॉट टू डाई ऑफ हार्ट डिजीज, हाउ नॉट टू डाई ऑफ लंग डिजीज, हाउ नॉट टू डाई ऑफ ब्रेन डिजीज, हाउ नॉट टू डाई ऑफ डाइजेस्टिव कैंसर्स, हाउ नॉट टू डाई ऑफ इन्फेक्शंस, how not to die from diabetes, how not to die from high blood pressure, how not to die from liver disease, how not to die from blood cancers, how not to die from kidney disease, how not to die from breast cancer, how not to die from suicidal depression, how not to die from prostate cancer, how not to die from Parkinson's disease, how not to die from iatrogenic causes. Iatrogenic causes कहते हैं फिजिशियन इंड्यूस्ड, यानी कि मेडिकल एरर्स या मेडिकल साइड इफेक्ट से जो डेथ होती है वो इन्होंने 15वें चैप्टर में लिखा है। तो यानी कि ये सभी प्रमुख कारण डेथ के इन्होंने प्रिवेंशन का इन्होंने ज्ञान दिया है। मैं इसमें केवल 2 या 3 चैप्टर ही कवर कर रहा हूं जो मुझे सब उपयोगी लगे, बाकी आप पुस्तक में से पढ़ सकते हैं। हाउ नॉट टू डाई ऑफ हार्ट डिजीज, ये मैंने जान के लिया क्योंकि ये नंबर 1 किलर वहां तो है ही अमेरिका में, और यहां भी बहुत हद तक मैं कह सकता हूं टॉप 5 में तो है ही, और कई जगह कुछ शहरों में तो हो सकता है, ये कुछ जगहों पे हमारे यहां भी हो गया हो। यहां ये कहते हैं नथन प्रेटिकिन, जिनका जिक्र आया था, डीन ऑर्निस और कार्डवेल एसेल्स्टाइन, ये 3 प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि आहार के द्वारा, मुख्यतः प्लांट बेस्ड डाइट के द्वारा और बाकी लाइफ चेंजेस के द्वारा हार्ट डिजीज को न केवल रोका जा सकता है बल्कि रिवर्स किया जा सकता है। ये इन्होंने बात कही है। बल्कि ये कहते हैं शुरू में इन्हें भी विश्वास नहीं था जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि ये रिवर्स हो जाएगी, उन्होंने सोचा था रुक जाएगी, मगर ये भी आश्चर्यचकित हो गए जब वो डिजीज हार्ट की रिवर्स हो गई, आर्टरीज ओपन हो गई इवन सीवियर केसेस में। यहां ये एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट करते हैं, द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य छुपा के रखा हुआ। वो क्या है? गिवन द राइट कंडीशन द बॉडी हील्स इटसेल्फ। यदि हम प्रॉपर परिस्थिति दें तो शरीर अपने को हील करने में सक्षम है। यहां मैं फिर आपको अपनी तरफ से बताता हूं, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स लगभग 2500 साल पहले वो भी यही बात मानते थे कि यदि हम शरीर को प्रॉपर रेस्ट दें, प्रॉपर आहार दें और एश्योरेंस दें तो वो अपने को हील करने में सक्षम है। यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से भोजन करते हुए अपने पैर को डाइनिंग टेबल पर जोर से चोट लगा ले किसी जगह पे कहीं, और फिर वो जब चोट लग जाए तो वो डॉक्टर के पास जाए
डॉक्टर उस पर मलहम लगा दे, कोई दर्द की दवा दे दे, वो फिर जब खाने बैठे फिर वहीं चोट लगा ले, फिर डॉक्टर के पास जाए वो फिर दवा दे दे। तो वो कहता है कि जब तक वो व्यक्ति उसको चोट को लगाना बंद नहीं करेगा, डॉक्टर कितनी ही दवा दे दे, वो ठीक नहीं होगा घाव उसका, क्योंकि हर बार वहीं चोट लगा रहा है। ये इस संदर्भ में कह रहे हैं ये कि ए सिंगल फास्ट फूड मील, यानी कि एक फास्ट फूड का मील, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया सॉसेज और एग मफिन्स, वेस्टर्न डाइट के हिसाब से हमारी आर्टरीज को, हमारी धमनियों को स्टिफ कर सकता है, उनको सख्त बना सकता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को, रिलैक्सिंग एबिलिटी को, फैलने की क्षमता को 50% कम कर सकता है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन सेट इन हो जाता है। और वो इन्फ्लेमेशन नॉर्मल होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो सुबह मान लिया किसी ने ब्रेकफास्ट में लिया ये सब, तो उसका आर्टरीज में आ गया नेगेटिव प्रभाव, जब तक वो ठीक होने लगी तो फिर लंच टाइम आ गया, फिर उसने वही फास्ट फूड खा लिया। तो इस तरह से यदि वो इस तरह का भोजन लेता रहेगा तो वो कैसे ठीक होगा। तो इसीलिए ये कहते हैं अमेरिकन्स जो हैं, इस वजह से, क्योंकि वो गलत आहार लेते रहते हैं, फास्ट फूड लेते हैं या इस तरह का भोजन लेते हैं जो मीट आदि, जो जिसको ये ठीक नहीं मानते हैं, तो उसकी वजह से उनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मैं कहूं तो सरल शब्दों में तो कहूंगी सूजन, लो ग्रेड सूजन, जो कि दिखती नहीं, पता नहीं चलती आसानी से। और आजकल मैं आपको बता रहा हूं, आजकल ये रिसर्च आ रही है कि सारी बीमार, मुख्यतः सारी बीमारियों का, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे बहुत सारे कुछ कैंसर्स हो, या और भी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनका कारण क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, लो लेवल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसके लिए मुख्यतः आहार को, वेस्टर्न डाइट को मान रहे हैं। तो इनका कहना यह है अनहेल्दी मील से नुकसान होने में ऐसा नहीं वर्षों लगते हैं, इमीडिएट शुरू हो जाता है नुकसान। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इनकी, एनिमल फैट्स और एनिमल प्रोटीन्स। वेस्टर्न डाइट में हम इनको मुख्य वो मानते हैं कल्प्रिट्स, मगर साथ में ये कहते हैं एक और है जिसके ऊपर ध्यान दिला रहे हैं ये, एंडोटॉक्सिन्स, यानी वो बैक्टीरिया जो मीट आदि में पाए जाते हैं, जो कि डेड हो बैक्टीरिया चाहे अलाइव हो तब भी सीक्रेट होते हैं एंडोटॉक्सिन, और वो कुकिंग से, पेट के एसिड से आदि से डिस्ट्रॉय नहीं होते। ये कहते हैं ये भी हमारे सेल्स को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, और ये भी हमारी बीमारियों में एक कारक होते हैं। फिर ये कहते हैं कि शायद यही कारण है इन सब को बता के कि जब हम डाइट को बदल देते हैं, उस हानिकारक डाइट को छोड़ देते हैं और हेल्दी डाइट पे आ जाते हैं, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, होल ब्रेड्स, होल ग्रेन्स पर, बीन्स पर, तो इतना ड्रामेटिक चेंज होता है। और फिर उसका वो देते हैं प्रमाण कि डॉक्टर ऑर्निश ने पाया कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और पेशेंट्स को जब कुछ हफ्तों के लिए होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पे डाला, तो एंजाइना में जो पेन होता है हृदय में ब्लड कम जाने की वजह से, उसमें 91% का रिलीफ मिला। और एक रिसर्च का जिक्र करते हैं ये अमेरिकन हार्ट जर्नल में 1977 में, एंजाइना एंड वेगन डाइट, जो कि अमेरिकन हार्ट जर्नल एक प्रेस्टिजियस जर्नल है, उसमें छपा। यानी कि इनका कहना है कि इतना पहले से इस पर काम हो रहा है और इसके प्रमाण मिल रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं ये, टोमेटो इफेक्ट। टोमेटो इफेक्ट यानी ये शब्द दिया था जामा ने, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात पर कटाक्ष किया था कि अमेरिकन्स, नॉर्थ अमेरिकन्स डिकेड्स तक, दशकों तक टोमेटो को पॉइजन समझ के खाते नहीं थे टमाटर, जबकि एविडेंस आ रहा था कि टोमेटो जो है वो पॉइजनस नहीं है, मगर वो नहीं खाते थे। ये कहते हैं कि मेडिकल साइंस में भी टोमेटो इफेक्ट है, यानी कि कितना ही साइंस में आ जाए, कितनी रिसर्च में आ जाए, यदि वो बात उनके पुरानी धारणाओं के विपरीत है जो उन्होंने पाली हुई है, तो वो उसको स्वीकार नहीं करते, उसको रिजेक्ट करते हैं। इसको वो कहते हैं टोमेटो इफेक्ट। फिर इसके बाद इस वाले
चैप्टर के अंत में ये नील बर्नार्ड, ये भी एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ फिजिशियंस कमेटी फॉर रेस्पॉन्सिबल मेडिसिन, इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एथिक्स वाले जर्नल में। वो कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है इनका, नील बर्नार्ड का, कि जैसे पहले डॉक्टर्स टोबैको के मामले में, स्मोकिंग के मामले में बाई स्टैंडर्ड्स थे, या इवन उसको प्रमोट करते थे अपने अज्ञान की वजह से, जिस वजह से भी, और फिर वो उसके रोकने में फोर फ्रंट पर हैं, उससे लड़ने में, उसको कम कराने में, कहते हैं ऐसा ही डॉक्टर्स को प्लांट बेस्ड डाइट के लिए करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, और इस वाली डाइट को, वेस्टर्न डाइट को कम करना चाहिए, बंद कराना चाहिए। और इनका शब्दों में, प्लांट बेस्ड डाइट आर द न्यूट्रिशनल इक्विवेलेंट ऑफ क्विटिंग टोबैको। क्विटिंग टोबैको से जैसे लाभ डॉक्टर्स को दिखा और उसमें आ गए वो, ऐसे ही उन्हें प्लांट बेस्ड डाइट को प्रमोट करने के लिए आगे आना चाहिए। नील बर्नार्ड को इन्होंने कोट किया। हाउ नॉट टू डाई ऑफ इन्फेक्शन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल, क्योंकि हम सभी लोग इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर माइकल ग्रेगर क्या कहते हैं, देखते हैं। वो कहते हैं 3/4 जो बीमारियां, नई नई बीमारियां आ रही हैं, उभर के आ रही हैं, इमर्जिंग एंड रीइमर्जिंग डिजीज इन्हें कहते हैं, वो एनिमल्स से है, एनिमल सोर्स से है। कहते हैं जब से मैनकाइंड ने जानवरों पर अपना स्वामित्व सिद्ध किया, तभी से नई नई बीमारियां शुरू हो गई। ये यहां तक कहते हैं, इन्होंने अपना अनुमान दिया है, अपना मत दिया है कि शायद टीबी, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कफ, टाइफॉइड और इन्फ्लुएंजा, ये सभी बीमारियां इनके हिसाब से कहीं ना कहीं एनिमल कनेक्शन से ह्यूमन काइंड में आई हैं। ये कहते हैं कि एक बार जब वो स्पीशीज जंप कर जाता है एनिमल से मैन में, फिर धीरे धीरे वो मैन टू मैन ट्रांसमिशन हासिल कर लेता है, जैसे कि अब हम देख रहे हैं। और ये कहते हैं कि ऐसा होने पर सार्स, इबोला जैसे जैसे ये बीमारियां आई हैं, ये आती हैं, और कई बार ये इतना ध्यान आकर्षित कर लेती हैं, हेडलाइंस गैदर कर लेती हैं, कि जो आम बीमारियां हैं जिनसे हजारों लोग मरते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना, लोग उनकी तरफ अनदेखी कर जाते हैं। जैसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा और निमोनिया से 57,000 अमेरिकन, केवल अमेरिका में 15,000 लोग हर साल मरते हैं। ये इसकी तरफ ध्यान दिलाते हैं। एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज है इस पुस्तक में, 92 पेज पर हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में जो एक पेज लिखा है इन्होंने, बिल्कुल ऐसा लिखा है जैसा कि ये आज के लिए लिख रहे हो। सारे वही प्रिकॉशंस इन्होंने लिखे। फिर ये इस चैप्टर में आगे लिखते हैं, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज विद हेल्दी इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम को हम कैसे बढ़ाएं ताकि वो इन्फेक्शियस डिजीज से में लड़ने में सहायता करे। ये कहते हैं फर्स्ट प्रोटेक्शन जो हमारा है वो फिजिकल बैरियर है, जैसे स्किन है, और उसके नीचे फिर व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, अलग अलग तरह की न्यूट्रोफिल्स होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये सब उनको नष्ट करते हैं पैथोजेंस को। फिर आगे कहते हैं कि एज के साथ इम्यूनिटी घटती है, सबको मालूम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी घटती है। ये कहते हैं कि क्या ये इम्यूनिटी का घटना एज का ही परिणाम है, या इसमें कुछ रोल इसका भी है कि हमारी डाइट भी बिगड़ जाती है उम्र के साथ। ऐसा इन्होंने प्रश्न किया और उसका एक उत्तर देते हैं एक स्टडी के द्वारा। 83 वॉलेंटियर्स जो कि 65 से 85 साल के थे, उनको दो ग्रुप में बांटा गया, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल वालों को कम से कम 5 सर्विंग्स खानी थी फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, और कंट्रोल ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनको 5 या 5 से अधिक। और उन्होंने निमोनिया वैक्सीन दी गई सबको। और आश्चर्य की देखिए बात, जब उनका एंटीबॉडी लेवल देखा गया, कितनी इम्यूनिटी पैदा हुई वैक्सीन से, तो
जिन्होंने 5 या उससे अधिक फ्रूट्स के वेजिटेबल्स के सर्विंग लिए तो उनमें 82% ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हुआ बनिस्पत उनके जिन्होंने 3 या उससे कम वो लिए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण रिसर्च है। और बहुत सारे फ्रूट्स का इन्होंने जिक्र किया है, मैं इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो वहां के हिसाब से उन्होंने फ्रूट्स बताए हैं, अमेरिका के हिसाब से। ब्लूबेरीज का एक जगह जिक्र करते हैं ये कि वो नेचुरल किलर सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण सिपाही हम कह सकते हैं, नेचुरल किलर सेल्स हमारी इम्यूनिटी का, कहते हैं उसकी संख्या को बढ़ाते हैं ब्लूबेरीज। फिर ये प्रश्न करते हैं क्या कोई ऐसा फूड भी है जो नेचुरल किलर सेल की संख्या तो बढ़ जाती है बट उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता हो, उसके कार्य को बढ़ा देता हो। यहां इन्होंने जिक्र किया कि एक लैब एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। पेट्री डिश में इन्होंने कैंसर सेल्स डाल दिए, लिम्फॉइड सेल्स बोलते हैं उसको, वन ऑफ द कैंसर सेल्स, उसमें नेचुरल किलर सेल्स डाल दिए तो उन्होंने केवल 5% कैंसर सेल्स को क्लियर किया, खत्म किया। उस पे उन्होंने इलायची का पाउडर डाल दिया, कार्डमम, तो नेचुरल किलर सेल्स की कैंसर सेल को खत्म करने की क्षमता 10 गुनी बढ़ गई। बहुत बड़ा डिफरेंस आया। हालांकि अंत में खुद कहते हैं कि इस पर कोई क्लिनिकल ट्रायल अभी नहीं हुआ है जब तक इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो वो हो सकता है कि एक्चुअल में हो भी है या नहीं है, ये पता चलेगा क्लिनिकल ट्रायल से। फिर आगे ये एक और चीज पे जाते हैं, विषय पे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण इम्यूनिटी के हिसाब से ये गट फ्लोरा की बात करते हैं। हमारे पेट में साथियों असंख्य बैक्टीरिया हैं जिनमें से ज्यादातर हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। एक्चुअली वो हमारे जेनेटिक पूल का पार्ट है, उसको माइक्रोबायोम कहते हैं, माइक्रोबायोटा कहते हैं। उस पर बहुत रिसर्च हो रही है और ये कहते हैं वो माइक्रोबायोम जो है वो अगर वो ठीक से डेवलप नहीं होता है तो हमारी इम्यूनिटी ठीक डेवलप नहीं होती और कई बार उसकी वजह से एलर्जिक डिजीज भी होती है। ये यहां पर कहते हैं कि क्या हम प्रोबायोटिक्स यानी हम बाहर से अच्छे बैक्टीरिया सप्लाई करके टैबलेट्स के द्वारा या भोजन के द्वारा, प्रोबायोटिक्स कहते हैं, यानी कि पहले से ही कल्चर किए गए अच्छे बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया को जब हम खिलाते हैं टैबलेट या दही की फॉर्म में या मट्ठा या योगर्ट की आदि के फॉर्म में, वो प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। वो हमारे उस गट फ्लोरा को, उस बैक्टीरिया का, उस हमारे जो हमारे मैंने बताया बहुत घनिष्ठ मित्र हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, उनको सहयोग करते हैं, उसको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट बताया है, एक कोट किया है कि एक पेट्री डिश में व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया गया था सब्जेक्ट्स में से, जिन्हें कुछ हफ्तों तक प्रोबायोटिक्स दिया गया था। तो उन व्हाइट ब्लड सेल्स में वायरसेस को, बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता नॉर्मल से ज्यादा पाई गई थी और ये क्षमता 3 हफ्तों तक भी बनी रही प्रोबायोटिक्स स्टॉप करने के बाद भी। यानी ये रिसर्च इसलिए बता रहे हैं कि प्रोबायोटिक्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। सवाल ये है कि ये तो लैब की खोज हो गई, क्या क्लिनिकल ट्रायल में भी ऐसा पाया गया? तो उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल का भी जिक्र किया, डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो कि मेडिकल साइंस की अल्टीमेट वो मानी जाती है। उसमें जो लोगों ने प्रोबायोटिक लिया था, ऐसे लोगों ने, और कुछ आधे लोगों ने प्रोबायोटिक लिया, आधों ने नहीं लिया, तो जिन्होंने प्रोबायोटिक लिया था उनमें कोल्ड, जुखाम, बीमारी आदि के दिन छुट्टी लेने, कितने दिन छुट्टी ली बीमारी से, और ओवरऑल बीमारी के सिम्टम्स काफी कम थे बनस्पत उनके जिन्होंने प्रोबायोटिक नहीं लिया था। उसी तरह से ऐसा भी एविडेंस है कि प्रोबायोटिक लेने वालों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी ये जुखाम, सर्दी आदि जो ये सब चीजें हैं हमारे, वो कम होती है। जो इन्फेक्शंस होते हैं गले के और उसके नीचे के, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। बट साथ में यहाँ एक ये कॉशन देते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसका मतलब आप प्रोबायोटिक पिल्स जो है वो सटकना शुरू कर दो।
ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब तक कि आपको एंटीबायोटिक ना ली हो आपने, या आपको कोई इंटेस्टिनल इन्फेक्शन ना हो जिसके कारण आपका पेट का जो बैक्टीरिया का बैलेंस है वो गड़बड़ा गया हो। बल्कि आगे ये कहते हैं कि अच्छा तो यह है कि जो आपके बैक्टीरिया है ऑलरेडी आपके पेट में, उनको ही ऐसा भोजन दिया जाए कि वो खुद ही उससे वो अच्छे वाले बैक्टीरिया ग्रो करें, उनका वृद्धि हो। तो इसमें ये कहते हैं ऐसा कौन सा भोजन है, तो ये कहते हैं कि मुख्यतः जो है फाइबर और स्टार्च। और फाइबर स्टार्च कहाँ मिलता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। तो कहने का मतलब फिर वही बात कह रहे हैं कि यदि हम अपने पेट के उन महत्वपूर्ण बैक्टीरियाज को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से वही बात आती है, और जिसके माध्यम से इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उसका उन बैक्टीरिया का इम्यूनिटी का गहरा संबंध है, तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स ये खाने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और इन्होंने इसमें एक पैराग्राफ दिया है कि किस प्रकार एक्सरसाइज, वो कहते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं कि एक्सरसाइज का और इम्यूनिटी का क्या गहरा संबंध है। कहते हैं कि अगर कोई ऐसी दवाई या सप्लीमेंट हो जो कि आपके सिक डेज को, यानी कि बीमार होने की रेट को आधा कर दे लगभग, तो वो तो एक मल्टी बिलियन डॉलर दवाई बन जाती फार्मा इंडस्ट्री के लिए। मगर वो कहते हैं ऐसी दवाई है, मगर वो दवाई क्या है? एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम, श्रम। यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो फ्री में हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और बीमार होने की रेट को 25 से 50% घटा सकते हैं। ऐसी स्टडीज उन्होंने बताई हैं कि बच्चे केवल 6 मिनट भी अगर उछल कूद कर लें तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और इम्यून सेल्स की संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। ओल्ड एज में क्या ऐसा है? इतना ही फास्ट है? उतना फास्ट नहीं है, मगर है। वृद्ध महिलाओं में, वहां का डेटा बता रहे हैं वेस्ट का, वृद्ध महिलाओं में ऑटम सीजन जब आता है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है गले और जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, इस सब का जो इन्फेक्शन है, इसकी संभावना जो है वो 50% होती है। मगर अगर वो आधा घंटे वॉक करें जो है रेगुलर, तो उनकी संभावना 50 से 20% रह जाती है। और जो रेगुलर रनिंग करते होती हैं महिलाएं, हैबिट से, पुराने उससे आदत से, उनमें केवल 8% पाई गई। अच्छा, इसका ये एक कारण भी देते हैं कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है। एक कारण उन्होंने दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुनने लायक। 90% जो हमारे इन्फेक्शन हैं वो म्यूकोजल सरफेस से होते हैं। आजकल ये बात को आम बताई जा रही है, यानी कि जो झिल्ली है हमारी, नाक की झिल्ली, आंख की झिल्ली है ना, जो है मुंह की झिल्ली, यहां से जो है इन्फेक्शन जो है वो प्रवेश करता है और उसकी रक्षा करती है आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है मुख्यतः, जो इन वायरसेस को न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे शरीर में ना घुसे। तो आईजीए हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रहरी है, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है। तो इन्होंने पाया कि जो 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं 3 टाइम्स ए वीक, कम से कम 3 बार हफ्ते में, 12 वीक्स तक, उनकी आईजीए जो हमारा डिफेंस है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, 50% उसमें बढ़ गया बनिस्बत उनके जिन्होंने ऐसा नहीं किया, और उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कम पाया गया। तो इसका मतलब यह है कि एक्सरसाइज करना इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक बड़ा सस्ता सुलभ साधन। हालांकि एक कॉशन ये देते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत थकाने वाली करते हैं लंबे समय तक, तो इम्यूनिटी गिरती भी है कुछ समय के लिए। और जो आखिरी चैप्टर मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं साथियों, वो है हाउ नॉट टू डाई ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। यहां एक बहुत सुंदर इन्होंने स्टडी कोट की है शुरू में ही। लैंडसेट में एक स्टडी छपी है जो अभी तक मानव रोगों की जो भी
मानव रोग हैं, उससे मरने की जो लोग रेट है और क्या कारण है, उसकी शायद दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी बोलते हैं उसे, जिसमें 500 रिसर्चर्स 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के, संस्थाओं के, 50 देशों के उन्होंने भाग लिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण स्टडी थी। उसके आधार पर ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े रख रहे हैं हमारे सामने, ध्यान देने योग्य हैं। कहते हैं हाउ मेनी लाइव्स कुड बी सेव्ड इफ पीपल कट बैक ऑन फिजी ड्रिंक्स, यानी कि जो ये गैस वाले ड्रिंक्स हैं जो जिनको हम कोलास कहते हैं या इस तरह के कहते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं जिनमें वो गैस होती है, यदि हम उनको कट कर दें, कम कर दें बहुत, तो कितने जीवन बच सकते हैं। लिखते हैं 2,99,521, यानी लगभग 3 लाख। अगर हम प्रोसेस्ड मीट को खाना बंद कर दें, बहुत कम कर दें, तो कितनी जिंदगियां बच सकती है स्टडी के हिसाब से? 8 लाख पर ईयर। जो कि जो ड्रग्स हैं, जो बैन ड्रग्स हैं, उनके डेथ से 4 गुना ज्यादा बच सकती है। यदि होल ग्रेन्स खाना शुरू कर दें, साबुत अनाज, तो 1.7 मिलियन लाइव्स पर ईयर बच सकती है। ज्यादा वेजिटेबल्स खाने लगे, 1.8 मिलियन लाइव्स बढ़ जाएंगी, जो है बच जाएंगी। 1.8 मिलियन लाइव्स जिंदगियां बच जाएंगी। नट्स एंड सीड्स, मेवे खाने लगे, 2.5 मिलियन लाइव्स पर ईयर। और सबसे ज्यादा फ्रूट्स अगर लोग खाने लगे ठीक से, तो लगभग 5 मिलियन डेथ्स एक साल में बच सकती है। ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है और जगाने वाला आंकड़ा है। और कहते हैं 5 मिलियन लाइफ सेव्ड नॉट ड्यू टू ड्रग और एनी वैक्सीन बट ओनली बाय फ्रूट्स खाने से 5 मिलियन लाइफ। फिर ये बात करते हैं कि नंबर 1 रिस्क फैक्टर फॉर डेथ इनके हिसाब से वर्ल्ड में वो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। 9 मिलियन लाइफ्स ब्लड प्रेशर की वजह से 9 मिलियन लाइफ्स हर साल जो है लॉस्ट होती हैं। और अमेरिका में हर 3 में से 1 वयस्क व्यक्ति, एडल्ट, ब्लड प्रेशर का शिकार है। और 60 साल के बाद तो 65% अमेरिकन जो है वो ब्लड प्रेशर के रोगी हो जाते हैं। मगर ये ऐसा कहते हैं कि ऐसा हर जगह नहीं है। इन्होंने केनिया का एग्जाम्पल दिया है कि केनिया में जो है, हालांकि ये पुरानी खोज बताई है इन्होंने, मगर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि जो ये सो कॉल्ड पिछड़ी हुई जातियां हैं, जैसे अपने जो आदिवासी हैं या इस तरह के लोग हैं जो अभी मुख्य धारा में नहीं आए हैं, इनमें आज भी ये पाया गया है कि इनमें आज भी ब्लड प्रेशर रेट बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो केनिया की स्टडी बताते हैं कि 1000 लोगों में जो कि ये होल ग्रेन और ये खाते थे, केनिया के जो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट खाते थे, इनमें एवरेज ब्लड प्रेशर 60 साल के बाद भी 110/70 था इनमें। और 2 साल तक इन्होंने 1800 पेशेंट्स को एडमिट किया, तब उनमें एक को भी हाइपरटेंशन नहीं मिला। पुरानी स्टडी है। तो ये कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर देन अपीयर्स टू बी ए चॉइस। बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। इसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर एक चॉइस है, ये डेस्टिनी नहीं है। आप वेस्टर्न डाइट खाते रहो, आर्टरीज को अपने जो है हार्ड करते रहो, उनको सख्त बनाते रहो, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। या आप चाहो तो जो ये बता रहे हैं इस पुस्तक में वैसा करते रहो। ये कहते हैं कि जो नंबर 1 कॉज है डेथ का, यानी ब्लड प्रेशर ह्यूमैनिटी का, इनके हिसाब से उसको हटाने का सस्ता साधन है ना दवाइयां, ना सर्जरी, स्कैल्पल यानी सर्जरी, बल्कि फोर्क्स मतलब वो कांटे जिनसे फ्रूट्स खाया जाता है, क्योंकि फोर्क्स वेस्ट में फ्रूट्स खाने के लिए फोर्क्स यूज करते हैं। तो कहते हैं नो ड्रग्स, नो स्कैल्पल, जस्ट फोर्क्स। फिर ये आगे कहते हैं इसी चैप्टर में, ब्लड प्रेशर वाले में, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी फैक्टर्स जो रिस्क को, डेथ को बढ़ाते हैं, डिसेबिलिटी को वर्ल्ड में, इनके हिसाब से वो हैं फ्रूट्स ना खाना सफिशिएंट और सोडियम बहुत ज्यादा खाना।
सोडियम कहें तो नमक, तो फ्रूट्स तो कम खाना और सोडियम ज्यादा खाना। और ये कहते हैं 90% ऑफ इवोल्यूशन वी एट डाइट्स विद लेस देन 1/4 टेस्ट ऑफ सोडियम। हमारा जो सफर हुआ है मानव जाति का इस पृथ्वी पर, उसमें 90% समय तक हम 1/4 चम्मच से ज्यादा नमक नहीं लेते थे। वो कहां से आता था? नेचुरल फूड्स में से, ऊपर से नहीं डालते थे। कहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हम सॉल्ट शेकर्स के बिना रहे, जो नमक दानी के बिना रहे मानव जाति, ये कहते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल हो चुकी हैं, बहुत सारी, जो ये सिद्ध करती हैं कि सोडियम जो है यानी सोडियम मतलब सॉल्ट ही कह सकते हैं, वो ब्लड प्रेशर का एक बड़े से बड़ा कारण है। और ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर निकालने का एक जो फॉर्मूला बताया जाता है डॉक्टर्स को, वो है अपनी एज में 100 जोड़ दीजिए, या सिस्टोलिक ब्लड ऊपर वाला, यानी कि अगर किसी की व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष है तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा 100/60 160। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मगर ये कहते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसी पॉपुलेशन आज भी है, ऐसी सभ्यता, ऐसे लोग जो नेचुरल डाइट ऊपर से सॉल्ट नहीं डाल रहे, और क्या उनका ब्लड प्रेशर भी ऐसे 100 उनके एज के साथ 100 जोड़ के निकाला जाएगा? तो एक पॉपुलेशन इन्होंने बताई है, उसका नाम है योनामामो इंडियंस। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, वहां ये खोजी पहुंचे। उन्होंने पाया कि वहां वो कोई सोडियम अलग से नहीं डालते और उनकी ब्लड प्रेशर 100/60 रहता है, चाहे वो यंग आदमी हो चाहे वो बुजुर्ग हो, उनकी ब्लड प्रेशर एज के साथ नहीं बढ़ता। और भी कई पॉपुलेशंस हैं जहां ब्लड प्रेशर एज के साथ नहीं बढ़ता, आज भी यह सच है। इसका मतलब ब्लड प्रेशर एज के साथ बढ़ना एक लाइफस्टाइल चीज है, ना कि हमारी प्रकृति। यह इससे सिद्ध होता है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि क्या कोई ऐसी स्टडी भी हुई है कि सोडियम कम करके जो है ब्लड प्रेशर को ठीक कर दिया और बाकी चीजों को ज्यादा प्रभावित ना करते हुए? क्या ये मुख्यतः ब्लड, ये जो आहार में तो और भी चीजें हैं, तो ब्लड सोडियम को ही हम कैसे मान सकते हैं? तो इन्होंने एक डॉक्टर वॉल्टर कैंपनर का जिक्र किया है, जिन्होंने बहुत हाई ब्लड प्रेशर यानी कि 240/150 तक, जो बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, उनको 105/80 तक ला दिया केवल डाइट से। सवाल यह है कि ऐसा करना तो विज्ञान सम्मत नहीं होगा, ऐसा करने पर तो अनएथिकल हो जाएगा, आदमी को, डॉक्टर को जेल हो सकती है। बट जिस समय उन्होंने करी थी स्टडी 1940s में, तब कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं बनी थी, ये कहते हैं, तो इसलिए उनके लिए ऐसा करना जायज था। और उन्होंने डाइट के अलावा कैंपनर ने 70% पेशेंट्स का हाई ब्लड प्रेशर ठीक करके दिखाया। और आगे ये लिखते हैं कि सॉल्ट इंडस्ट्री वही टैक्टिक्स यूज करती है अपने उसको छुपाने के लिए, सॉल्ट के हार्म्स को, जो कि टोबैको इंडस्ट्री यूज करती थी वर्षों तक अपने टोबैको के नुकसान को बचाने के लिए। और कहते हैं $1 ट्रिलियन प्रोसेस फूड इंडस्ट्री चीप सॉल्ट और चीप शुगर को हमारे जंक फूड में के माध्यम से हमें बेचती है, और हमें हाई सॉल्ट हाई शुगर डाइट की आदत डाल देती है ये फूड इंडस्ट्री, जिससे कि नॉर्मल फूड, कहते हैं नॉर्मल फूड हमें गत्ते की तरह लगता है, आदत पड़ जाती है। इसके बाद ये जिक्र करते हैं डैश डाइट का। डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, एक डैश डाइट है, बड़ी चर्चित डाइट है। और ये कहते हैं कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हो चाहे CDC हो, ये सभी के सभी ये कहते हैं कि पहले पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस में डालना चाहिए, सीधे ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं शुरू करनी चाहिए। वेट रिडक्शन, सोडियम रिडक्शन, अल्कोहल कम करना या बंद करना, एक्सरसाइज बढ़ाना, हेल्दी डाइट, ये सब जब फेल हो जाएं तभी जो है दवाइयों पर आना चाहिए। और डैश डाइट के बारे में कहते हैं, इसको रिकमेंड करते हैं वो, इसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, लो फैट है,
मगर आश्चर्य इनको ये होता है ग्रेगर को कि इसमें इन्होंने मीट को नहीं हटाया, मीट को फिर भी रखा इन्होंने थोड़ा थोड़ा मीट करके, जबकि इनके हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से उसको टोटली मीट फ्री रखना चाहिए था डैश डाइट को, ये इनका कहना है। फिर 2004 की ये मेटा एनालिसिस बताते हैं। मेटा एनालिसिस मतलब बहुत सारी स्टडी को मिला के कि वेजिटेरियन डाइट से बहुत अच्छी तरह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है, और जितना ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट होगी उतना ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेहतर होगा। तो इस तरह से इन्होंने, मैंने बताया, 15 बीमारियों के लिए अलग अलग एविडेंस दिए। डायबिटीज के लिए भी जो है, इसका हार्ट डिजीज के लिए, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने दिया है, कैंसर के लिए भी दिया है, जो इनकी पुस्तक में आपको मिल जाएगा। आखिर में ये आफ्टर वर्ड में ही लिखते हैं कि जो मैंने टाइटल दिया हाउ नॉट टू डाई, ये बड़ा स्ट्रेंज टाइटल है, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु तो होगी ही। कहते हैं मेरा मतलब ये था हाउ नॉट टू डाई प्रीमेच्योरली, यानी समय से पहले अकाल मृत्यु ना हो, ये इनका मकसद है इस किताब को लिखने का, और एक लंबा और हेल्दी लाइफ जीने के लिए ये प्रेरित करते हैं। और आखिर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने कोट किया है डॉक्टर किम विलियम्स, जो कि 2015 में प्रेसिडेंट बने अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के, किम विलियम्स। उनसे जब पूछा गया कि आप स्ट्रिक्टली प्लांट बेस्ड डाइट क्यों खाते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो कहते हैं आई डोंट माइंड डाइंग, डॉक्टर विलियम्स सेड, आई जस्ट वांट इट, आई डोंट वांट इट टू बी माई फॉल्ट। बोले मुझे मरने में कोई दिक्कत नहीं, मरा मृत्यु तो आएगी ही, मगर मैं अपनी गलती से नहीं मरना चाहता। ये उन्होंने जवाब दिया इस प्रश्न पे कि आप प्योर प्लांट बेस्ड डाइट क्यों लेते हैं। सो आखिर में ये कहते हैं कि हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की। तो साथियों, इस डिटेल्ड रिव्यू में आपने देखा कि ये पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है हमारे परिवार के लिए, हमें बीमारियों से बचाने के लिए, अनेक अनेक बीमारियों से बचाने के लिए। और इस पुस्तक का से भी पहले एक पुस्तक आई थी विश्व प्रसिद्ध, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जो यही बात कह रही है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी डाइट एंड हेल्थ पर वो हुई थी चाइना में, द चाइना स्टडी। ये बहुत मशहूर स्टडी हुई थी। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल इसके विश्व प्रसिद्ध न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सिद्ध किया था कि प्लांट बेस्ड डाइट, एक्चुअली ये होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट जो टर्म है, ये कॉलिन कैम्पबेल ने ही दी है, और इन्होंने बहुत जबरदस्त कार्य किया है। फिर किसी अवसर पे इस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।